Hello and welcome to yet another video of बही खाता बाई सोनल। पिछले क्लास में हमने दो कॉन्सेप्ट समझा था, ठीक है, तो उसी को और आगे बढ़ाते हैं। तो आज का हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट था गोइंग कंसर्न बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, सेकेंड गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, और ये रहा मनी मेजरमेंट एंड अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट्स को डील करेंगे, अच्छे से समझेंगे उनका मतलब क्या होता है। ठीक है, आप लोग नोट करने के लिए इसको कॉपी कर सकते हो, बाकी समझा तो हम रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट अकाउंट्स में क्या क्या इम्पैक्ट डालता है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आइए जानते हैं। It states that only those transactions and entries should be recorded which can be expressed in terms of money. तो ये चीज तो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। ठीक है, मेजरमेंट वर्ड आया था ना, वहां पे क्या बताया था कि जहां पे भी मनी की बातें होंगी, जहां पे इन मॉनेटरी टर्म्स होगा, ट्रांजैक्शन होगा इन मॉनेटरी टर्म्स, वो रिकॉर्ड होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ भी वही सेम बात लिखा हुआ है। अगर ट्रांजैक्शन मॉनेटरी टर्म्स में है, एक्सप्रेस किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ मनी, तो रिकॉर्ड होगा, नहीं तो फिर हमारे कोई काम का नहीं होगा, अकाउंटिंग के कोई काम का नहीं होगा वो। ठीक है, अदर देन मॉनेटरी कॉन्सेप्ट, no transactions can be recorded in the books of accounts no matter how important they are. अदर देन मॉनेटरी कॉन्सेप्ट, अगर रुपया पैसा का बात नहीं हुआ है किसी ट्रांजैक्शन में, तो कितना ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो जाए, वो रिकॉर्ड नहीं होगा, किसी कीमत पे नहीं होगा, किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या है, क्या पता चलता है कि केवल मॉनेटरी टर्म्स वाले ट्रांजैक्शंस ही इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड होंगे, नहीं तो फिर कितना भी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन हो नहीं रिकॉर्ड होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में अगर बोला जाए गुड्स परचेज्ड फॉर ₹10,000, 10,000 मनी आया, मॉनेटरी टर्म्स आया, रिकॉर्ड होगा। गुड्स रिटर्न ऑफ ₹5,000, गुड्स रिटर्न हुआ है, 5,000 का गुड्स रिटर्न हुआ है। ठीक है, तो मनी तो आया ना, मॉनेटरी टर्म्स तो आया, 5,000 रिकॉर्ड होगा। ठीक है, अगर एम्प्लॉयज के बीच में कोई फैक्ट्री है, ठीक है, एम्प्लॉयज के बीच में झगड़ा हो गया, स्ट्राइक पे चले गए, इंपॉर्टेंट तो है ये भी ट्रांजैक्शन आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, लेकिन ये किसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। एम्प्लॉयज चाहे स्ट्राइक पे जाए, एक दिन स्ट्राइक करे, 10 दिन करे, 1 महीना करे, नहीं रिकॉर्ड होगा। ठीक है, उसके बाद लड़ाई हो गया एम्प्लॉयज के बीच, नहीं रिकॉर्ड होगा। कोई बीमार पड़ गया कोई एम्प्लॉय, नहीं रिकॉर्ड होगा। आपके फैक्ट्री में ही एम्प्लॉयज का कुछ अगर हाथ पैर कट गया है, इन केस अगर, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन वो भी रिकॉर्ड नहीं होगा। इन टर्म्स ऑफ मनी केवल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। फिर फोर्थ है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखो, अकाउंटिंग पीरियड ना स्टार्ट होता है, अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, ठीक है, एवरी ईयर, और एंड होता है 31 मार्च नेक्स्ट ईयर। जैसे 1 अप्रैल 2023 में ये अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो ये एंड होगा 31 मार्च 2024 को, अगले साल। ठीक है, तो हमारा इन अकाउंट्स कैलेंडर ईयर को नहीं देखा जाता है। ठीक है, हमारे लिए यही है 1 साल का पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड जिसको बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो चलो, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट ये क्या बोलता है? स्पैन ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ बिजनेस कैन बी प्रिपेयर्ड टू नो द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अगर हमको हमारे बिजनेस में प्रॉफिट पता करना है कि प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ, लॉस हुआ तो कितना हुआ, या फिर अपने पूरे मार्केट में हमारा बिजनेस कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या बनाना होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तभी तो प्रॉफिट पता चलेगा, लॉस पता चलेगा। ठीक है, और बैलेंस शीट बनाओगे तब पोजीशन आपको पता चलेगा कि पूरे मार्केट में आपका बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज बनाने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए, बैलेंस शीट बनाने के लिए, या आपको अपना प्रॉफिट जानने के लिए, लॉस जानने के लिए, पोजीशन जानने के लिए, क्या आप बिजनेस के बंद होने का वेट करोगे कि हाँ चलो काम कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, ठीक है, अब एक बार आराम से चैन से हम
आराम से प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। कब? जब बिजनेस पूरी तरह से बंद कर देंगे तब। नहीं, एवरी ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हर साल बनता है। और कब? ईयर के एंड पे, ठीक है। ईयर के एंड में ही आप पता करोगे कि इस साल मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ, इस साल मेरे को कितना लॉस हुआ, इस साल मेरा मार्केट में पोजीशन क्या है, ठीक है। तो कब बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट? कब बनेगा? ईयर के एंड पे, ठीक है। एवरी ईयर बनता चला जाएगा। जैसे अभी इस अकाउंटिंग पीरियड का स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2023 को, एंड होगा 31 मार्च 2024 को। तो 31 मार्च 2024 को बनाएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। सारी कंपनीज बनाएंगी, उससे उनको पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कहां पे मार्केट में स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स के तरफ, ठीक है। इसको कॉपी करो, लो पूरा स्क्रीन आपका कॉपी करो और जल्दी आओ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये क्या कहता है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि थ्रू आउट योर अकाउंटिंग यही कॉन्सेप्ट पे आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमेशा बनाने वाले हो आगे, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बिकॉज द अकाउंटिंग इज मेनली बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। दिस सेज दैट एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट। ये क्या बोलता है कि हर ट्रांजेक्शन का ना मिनिमम 2 एस्पेक्ट तो होता ही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर चलो एक सिंपल सा ट्रांजेक्शन लेते हैं, ठीक है, अभी समझ में आएगा। पेन, एक सेकेंड, परचेज ऑफ ₹10, ठीक है। 10 रुपया का पेन खरीदा गया है, ठीक है। तो 2 एस्पेक्ट हो, दो अकाउंट को इफेक्ट करेगा ये एक सिंगल ट्रांजैक्शन, छोटा सा ट्रांजैक्शन। कैसे? पेन परचेज ऑफ ₹10, ठीक है। तो एक तो पेन मेरे पास आया, पेन हमने खरीदा तो पेन तो मेरे पास आएगा, ठीक है। लेकिन दूसरा क्या होगा? कैश मेरे पास से जाएगा, 10 रुपया भी तो मेरे पास से जा रहा है, ठीक है। 2 अकाउंट्स को इफेक्ट करेगा, 2 एस्पेक्ट हुआ है इससे एक सिंगल छोटा सा ट्रांजैक्शन का। पेन आ रहा है, कैश जा रहा है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो, ठीक है। फर्नीचर सोल्ड ऑफ ₹10,000, ठीक है। अब 10,000 का फर्नीचर अगर बेच रहे हैं तो यहाँ पे भी 2 एस्पेक्ट है। कैसे? एक तो फर्नीचर गया मेरे पास से, बेच दिया ना हमने फर्नीचर, तो फर्नीचर गया, ठीक है, फर्नीचर चला गया। फिर उसके बाद 10,000 आया भी तो फर्नीचर गया, कैश आया, ठीक है। 2 तरह से हर ट्रांजेक्शन, चाहे कोई भी कैसा भी ट्रांजेक्शन हो, मिनिमम 2 बुक्स ऑफ अकाउंट्स को तो आपके इफेक्ट करेंगे ही करेंगे। और ऐसे ट्रांजेक्शंस जो 2 अकाउंट्स को इफेक्ट करते हैं, जिनके 2 एस्पेक्ट होते हैं, उनको कहते हैं डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। और यही कॉन्सेप्ट आगे जाके आपका बनता है क्या? ये बनता है डबल एंट्री सिस्टम। क्या बनता है? डबल एंट्री सिस्टम, जिसपे आप आगे सारे अकाउंट्स बनाओगे। अकाउंटिंग इसी सिस्टम पे बेस्ड बनाओगे, ठीक है। जितने भी अकाउंट्स बनाओगे, क्लास 11 हो गया, 12 हो गया, बीकॉम हो गया, एमकॉम हो गया, जब भी बनाओगे इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग बनाओगे, ठीक है। अब आते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट केस 1, तो केस 1 बोलता है, यहाँ पे 2 केस है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट में, ठीक है। पहला केस 1, इट सेज दैट द मोमेंट द ट्रांजैक्शन इज डन, जिस भी मोमेंट पे ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है, इट शुड बी रिकॉर्डेड बिकॉज द पर्सन टू whom the goods is sold is being sold, he is now legally bounded to pay the price. The moment एक ट्रांजैक्शन हुआ, अगर किसी ने मेरे पास से कोई ये मार्कर खरीद कर ले जा रहा है, ठीक है, पैसा मेरे को नहीं दिया, ठीक है, मार्कर खरीद कर ले गया, तो हम उसी टाइम पे उस ट्रांजैक्शन का एंट्री कर ले। क्यों? रीजन भी है, सोल्ड बिकॉज कहा गया, पर्सन टू whom the goods is being sold, he is now legally bounded to pay the price.
वो लीगली बाउंड हो गया है, अब खरीद कर तो ले गया तो पैसा तो पे करना ही करना है उसको, ठीक है। इसीलिए जब भी जिस भी मोमेंट में ट्रांजैक्शन हुआ उसी मोमेंट पे पहले केस के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड कर दो इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। बाउंडेड टू पे द प्राइस एंड इन केस ही fails then the shopkeeper has the right to sue him। और इन केस अगर वो इस मार्कर का पैसा नहीं दे रहा है तो हमको पूरा राइट है उसको सू करने का, ठीक है। फिर उसके बाद है अकॉर्डिंग टू सेकेंड केस रेवेन्यू विल बी रिकॉर्डेड आफ्टर द सेल ऑफ गुड्स। और इस केस में तो पहले सामान गया था, पैसा बाद में दे रहा था, ठीक है। और अगर पैसा नहीं देगा तो पूरा हक बनता है उसको कोर्ट तक घसीट कर ले जाने का। पहला केस तो वो बोला, ठीक है। सेकेंड केस में क्या हो रहा है कि सेकेंड केस में पैसा हमको पहले ला कर दे रहा है। मान लो कोई भोलू हमारा, ठीक है, भोलू को मार्कर चाहिए, लेकिन भोलू को मार्कर कल चाहिए था, इसने पैसा वो आज मेरे को दे दिया, ठीक है। तो जब पैसा ये हमको दे रहा है उस टाइम पे ही रिकॉर्डिंग नहीं करना है। कब रिकॉर्ड करना है? जब हम सामान उसको दे देंगे, गुड्स प्रोडक्ट उसको देंगे, तब रिकॉर्ड करना है। क्यों? क्योंकि पैसा भोलू आकर हमको आज दिया है, ठीक है, उसने सामान तो मेरे पास से नहीं ले गया है। तो जब तक वो सामान मेरे पास से नहीं ले गया है होगा, जब तक सामान नहीं हम उसको देंगे तब तक वो कभी भी मेरे पास आकर अपना पैसा वापस लेकर जा सकता है कि नहीं जा सकता है, क्योंकि सामान तो उसने लिया नहीं है, ठीक है। तो अगर रिकॉर्ड करेंगे तो फिर उसको काटना पड़ेगा, ठीक है। अगर सामान नहीं लिया वो इन केस तो, ठीक है। तो इसीलिए जब तक सामान नहीं आप बेच दिए हो तब तक रिकॉर्ड मत करो, ठीक है। तो पहला और दूसरा केस में आई डोंट थिंक कि एज सच कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस था। पहले केस में भी तो वही बोला, सामान जिस मोमेंट पे बेच रहे हो उसी मोमेंट पे रिकॉर्ड कर दो, ठीक है। और दूसरे केस में क्या बोल रहा है? जब तक सामान नहीं बेच रहे हो पैसा भले ही आपको पे कर दिया गया है, लेकिन रिकॉर्डिंग आप मत करो, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स के तरफ, ठीक है। कॉपी करो जल्दी। चलो नेक्स्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि दिस सेज दैट फर्स्टली यू नीड है, वो नीड जैसा तो लग नहीं रहा है, ठीक है। फर्स्टली यू नीड टू सी योर रेवेन्यू एंड फॉर अर्निंग दैट रेवेन्यू हाउ मच कॉस्ट वॉज इनकर्ड बाय यू। दोनों क्या होना चाहिए? आपस में मैच करना चाहिए, ठीक है। कौन सा? प्रॉफिट और कॉस्ट। दिस कॉन्सेप्ट हैज अ डायरेक्ट रिलेशन विद प्रॉफिट। अब प्रॉफिट और कॉस्ट मैच करना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि बराबर होना चाहिए। बोलने का क्या मतलब था? इधर देखो, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो 10 बुक्स खरीदा गया, ठीक है। 10 बुक्स खरीदे और एक बुक का दाम था 100 रुपया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 1000 का बुक हमने खरीदा होगा, ठीक है। अब अगर 5 बुक्स को बेच रहे हैं, 5 बुक्स को बेच रहे हैं एट ₹150 ईच, तो 5 into 150 कितना होगा? पैसा कितना मिल रहा होगा? ये परचेज किए हैं हम, ये सेल कर रहे हैं, ठीक है। अगर 5 बुक्स हम बेच रहे हैं एट रेट ऑफ 150 ईच, तो 750 रुपया का बुक हमने बेचा होगा, ठीक है। तो क्या ये 750 रुपया मेरा प्रॉफिट हो गया? नहीं ना, ये 750 कहां से प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये 5 बुक को खरीदने में मेरा कितना पैसा लगा था? 100 रुपया ईच में खरीदे थे ना। तो ये 5 बुक को हमने खरीदा था 500 रुपया में, ठीक है। तो ये जो 750 रुपया मेरे पास आया, इसमें से 500 माइनस करेंगे तो जो 250 आएगा, यही तो मेरा प्रॉफिट कहलाएगा कि नहीं? यही अपना प्रॉफिट कहलाएगा। पूरा का पूरा 750 तो मेरा प्रॉफिट होगा नहीं, ठीक है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं होता ना, मैचिंग कॉन्सेप्ट, तो आंसर फिर कुछ भी उटपटांग निकलता, जैसे कि 750 आंसर आ रहा था, ठीक है, क्योंकि 5 बुक्स को हमने बेचा था एट द रेट ऑफ 150, तो फिर 750 ही तो था। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं होता तो हमारा आंसर कुछ भी उटपटांग होता, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, इसीलिए हमने क्या किया? कॉस्ट को अपना रेवेन्यू से कंपेयर किया, तब हमको पता चला कि एक्चुअल में प्रॉफिट मेरा कितना हुआ है। 750 प्रॉफिट नहीं है, एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ हमको? 250 रुपया का, ठीक है। अब समझ में आया, ठीक है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। तो फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट में ऑल द मॉनेटरी ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। चलो ठीक है, ये तो पहले से पता था।
और फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट का मतलब ये भी होता है कि जितने भी सारे बिजनेस रिलेटेड आपके इंफॉर्मेशन हैं, ठीक है, वो आपके यूजर्स को, चाहे इंटरनल यूजर्स हो बिजनेस के या एक्सटर्नल यूजर्स हो। अब इंटरनल एक्सटर्नल यूजर कौन होता है तो अभी इतना डीप में तो नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि इसका आई थिंक चैप्टर 1 में अकाउंटेंसी का वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, उसमें ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगर नहीं पता है तो एक बार जाकर वीडियो देखा, ठीक है। तो जितने भी यूजर्स हैं इंटरनल एक्सटर्नल, उनको बिजनेस में जो भी इंफॉर्मेशन हो ना, बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन, वो सब डिस्क्लोज होना चाहिए हर एक मेंबर को, ताकि वो लोग सब सारा काम आपका अच्छे से हो पाए, ठीक है। कोई वो क्या बोलते हैं, कोई ऐसा ना हो कि ये बात केवल मैनेजर को पता है, वर्कर को नहीं पता है, केवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पता है, मैनेजर को तो पता ही नहीं है और ये चल रहा है बिजनेस में, ठीक है। फिर उसके बाद तो फिर बिजनेस का फिर वैसे कोई ग्रुप एक्टिविटी रह नहीं जाएगा बिजनेस, ठीक है, अगर बात छुपाओगे अपने यूजर्स से तो, ठीक है। तो जितने भी सारे बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज करना, फुल्ली डिस्क्लोज कर दो, ठीक है। सबको पता होना चाहिए, ठीक है, कि इस ईयर प्रॉफिट कितना हुआ था, आगे हम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या है मेरा, ठीक है। प्रॉफिट हुआ तो किस रीजन से हुआ, वर्कर ने अच्छा काम किया तो फिर प्रेज कर दो भाई, वर्कर इतना तो डिजर्व करते हैं ना, ठीक है। तो फिर चलो, फिर अब इतना तक 8 कॉन्सेप्ट हो गया ना। फर्स्ट वीडियो में 2 थे, यहाँ पे हमने 6 डिस्कस किया, ठीक है। 8 कॉन्सेप्ट हुए आज का मतलब, हाँ आप लोग सही समझ रहे हो, वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे के जो भी कॉन्सेप्ट्स बचे हैं उसको और डिटेल में अच्छे से समझेंगे आज के जैसे, ठीक है। तो फिर वीडियो को बहुत ज्यादा लेंदी ना बनाते हुए यहीं पे थम जाते हैं, ठीक। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप क्लास 11 में नए हो, अभी भी नए हो, ठीक है। हम इधर नए हैं, हाँ अभी भी नए हैं, तो फिर साथ मिलकर बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और एंजॉय करते हैं, ठीक है। चलो बाय।